नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 16वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और लेखकों की कहानियों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ और उपन्यास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख की किरकिरी अध्याय 16, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। रात को जब उसे पटलडांगा के डेरे पर छोड़कर महेंद्र अपने कपड़े और किताबें लाने घर चला गया तो कलकत्ता के अविश्राम जनस्रोत की हलचल में अकेली बैठी विनोदिनी अपनी बात सोचने लगी। दुनिया में पनाह की जगह काफ़ी तो उसे कभी भी ना थी। हाँ, इतनी तो ज़रूर थी कि अगर एक और गर्म हो जाए तो दूसरी और करवट बदल कर सो सके। लेकिन आज निर्भर करने की जगह निहायत संकरी हो गई थी। जिस नाव पर सवार होकर वह प्रवाह में बह चली है, उसके दाएं बाएं किसी भी तरफ जरा झुक जाने से पानी में गिर पड़ने की नौबत। लिहाजा बड़ी सावधानी से पतवार पकड़नी थी। जरा सा हिलना डुलना भी मुहाल। ऐसी हालत में भला किस औरत का कलेजा नहीं कांपता। पराए मन को मुट्ठी में रखने के लिए जिस चुहल की जरूरत है, जितनी ओट चाहिए, इस संकरेपन में उसकी गुंजाइश कहाँ। महेंद्र के एक बारगी आमने सामने रहकर सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फर्क इतना ही है कि महेंद्र के किनारे लगने की गुंजाइश है, विनोदिनी के लिए वह भी नहीं। अपनी इस असहाय अवस्था को वह जितना ही समझने लगी उतना ही उसे बल मिलने लगा। कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा, ऐसा काम तो नहीं चलने का। बिहारी को प्रेम निवेदित करने के दिन से ही विनोदिनी के धीरज का बांध टूट गया था। अपने जिस उमंगे हुए चुंबन को वह उसके पास लौटा कर ले आई, संसार में और किसी के पास उसे उतार नहीं रख सकती। पूजा के चढ़ावे की तरह देवता के लिए उसे रात दिन ढोने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसका मन कभी हथियार डाल देना ही नहीं जानता। निराशा वह नहीं मानती। उसका मन बार बार उससे कह रहा था, यह पूजा बिहारी को कबूल करनी ही पड़ेगी। उसके इस अदम्य प्रेम से उसकी आत्मरक्षा की आकांक्षा आकर मिल गई। बिहारी के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं। महेंद्र को उसने अच्छी तरह समझ लिया था। उस पर टिकना चाहो तो वह भार नहीं सह सकता। छोड़ने पर ही उसे पाया जा सकता है। पकड़ना चाहो कि वह भाग खड़ा होना चाहता है। लेकिन औरत के लिए जिस एक निश्चिंत विश्वासी सहारे की नितांत आवश्यकता है, वह सहारा बिहारी ही दे सकता है। और अब बिहारी को छोड़ने से उसका काम हरगिज नहीं चल सकता। यह सोचकर उसने खिड़की खोली और गैस की रोशनी से दमकते शहर की ओर देखने लगी। बिहारी अभी सांझ को इस शहर में ही है। यहाँ से एक आध रास्ते 2-4 गलियां पार करके अभी अभी उसके दरवाजे पर मजे से पहुंचा जा सकता है। द्वार के बाद ही नल वाला छोटा सा अंगना, वह सीढ़ी, वही सजा सजाया कमरा। सन्नाटे में बिहारी आराम कुर्सी पर अकेला बैठा, शायद सामने खड़ा ब्राह्मण का वह लड़का, गोल मटोल, गोरा गोरा, सुंदर सा। वह लड़का नजर गड़ाए तस्वीरों वाली किसी किताब के पन्ने पलट रहा हो। एकाएक सारे चित्र को सुधि में लाकर स्नेह से प्रेम से विनोदिनी का सर्वांग पुलकित हो उठा। जी चाहे तो अभी वहां पहुंचा जाया जा सकता है। यह सोचकर विनोदिनी इस इच्छा को छाती से लगाए खेलने लगी। पहले की बात होती तो शायद वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लपक पड़ती, लेकिन अब आगे पीछे बहुत सोचना पड़ता है। अब तो महज वासना पूरी करने का सवाल ही नहीं रहा, उद्देश्य की पूर्ति करनी है। विनोदिनी सोचने लगी, पहले यह देखूं कि बिहारी जवाब क्या देता है, उसके बाद तय करूंगी कि किस रास्ते जाना है। कुछ समझे बिना बिहारी को तंग करने के लिए जाने की हिम्मत ना पड़ी। इसी तरह सोचते विचारते जब रात के 9 बज गए तो महेंद्र लौट कर आ गया। ये कई दिन उसे भूखे प्यासे, बदपरहेजी और उत्तेजना में कटे। आज कामयाब होकर विनोदिनी को वह अपने डेरे में ले आया, इसलिए थकावट से मानो चूर चूर हो गया। दुनिया से, अपने मन की हालत से लड़ने लायक बल उसमें नहीं रह गया था। भारों से लदे उसके भावी जीवन की थकावट ने मानो पहले से ही उसे दबोच लिया। बाहर से
दरवाजे के कड़े खटखटाने में महेंद्र को बड़ी शर्म लगने लगी। जिस पागलपन में दुनिया का कोई ख्याल ही ना किया, वह पागलपन कहाँ, रास्ते के अनचाहे अनजाने लोगों की नज़र के सामने भी उसका सर्वांग सकुचा क्यों रहा है। अंदर नया नौकर सो गया था। दरवाज़ा खुलवाने के लिए बड़ा हंगामा करना पड़ा। अपरिचित नए डेरे के अंधेरे में पहुंचने पर महेंद्र का मन ढीला पड़ ही गया। माँ का लाडला महेंद्र जिन विलास उपकरणों, पंखे, कुर्सी, सोफे का आदी रहा है, उसका अभाव यहाँ साफ दिख गया। इन खामियों को मिटाना ही पड़ेगा। डेरे के सारे इंतजाम का भार उसी पर था। महेंद्र ने आज तक कभी अपने या किसी के आराम की फिक्र नहीं की। आज से उसे एक और नए और अधूरे संसार का तिली तिली भार उठाना। सीढ़ी पर एक ढिबरी धुआं उगलती हुई टिमटिमा रही थी। वहां के लिए एक लैंप लाना पड़ेगा। बरामदे से सीढ़ी को जाने वाला रास्ता नल के पानी से चिपचिपाता रहता है। मिस्त्री बुलाकर सीमेंट से उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। सड़क की तरफ के 2 कमरे जूतों की दुकान वालों के जिम्मे थे। उन्होंने अभी तक उन्हें खाली नहीं किया। मकान मालिक से इसके लिए लड़ेगा। सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। लम्हे भर में यह बात दिमाग में आई और उसकी थकावट के भार पर अब और भी बोझ लद गया। सीढ़ी पर कुछ देर खड़े रहकर महेंद्र ने अपने को संभाल लिया। विनोदिनी के प्रति जो प्रेम था उसे उभारा, अपने आप को समझाया। आज तक सारी दुनिया को भूलकर उसने जो चाहा था वह मिल गया। दोनों के बीच अब अड़चन की कोई दीवार नहीं। आज तो महेंद्र की खुशी का दिन है। कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यही थी कि आज वह आप ही अपनी बाधा था। रास्ते में महेंद्र को देखकर विनोदिनी ध्यान के आसन से उठी, कमरे में रोशनी जलाई, सिलाई का काम लेकर नजर झुकाए बैठ गई। सिलाई उसकी एक ओट थी। उसकी आड़ में मानो उसका एक आश्रय था। कमरे में आकर महेंद्र बोला, यहाँ तुम्हें बड़ी असुविधा हो रही है ना विनोद? अपनी सिलाई में लगी लगी बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 ही 3 दिनों में सारा सामान ले आऊँगा। कुछ दिन तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। विनोदिनी, नहीं नहीं, वह ना होगा। तुम अब एक भी सामान और ना लाओ। जो है मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। मैं अभागा भी क्या उससे कहीं ज़्यादा में ही हूँ? विनोदिनी, अपने को उतना ज़्यादा लगाना ठीक नहीं। कुछ विनय तो रहनी चाहिए। दिए की जोत में सूने कमरे में सिर झुकाए विनोदिनी उस आत्मग्लानि और आत्मतालीन मूर्ति को देखकर महेंद्र के मन में फिर उसी मोह का संचार हुआ। घर में होता तो दौड़कर विनोदिनी के पैरों में गिर पड़ता, मगर यह घर तो नहीं था, इसलिए वैसा न कर सका। आज विनोदिनी बड़ी बेचारी थी, बिल्कुल महेंद्र की मुट्ठी में। आज अपने संयत ना रखे तो बड़ी कायरता होगी। विनोदिनी, अपनी किताब कपड़े यहाँ क्यों ले आए? उन्हें मैं अपनी ज़रूरी सामान मानता हूँ, वे कहीं ज़्यादा वाले वर्ग में नहीं हैं। महेंद्र ने कहा, मालूम है, मगर यहाँ क्यों? महेंद्र, ठीक है, आवश्यक चीज़ें यहाँ नहीं सुहाती। विनोद, इन किताबों को उठाकर रास्ते पर फेंक देना। मैं चू भी ना करूँगा, केवल उनके साथ मुझे मत उठाकर फेंकना। इतना कहकर महेंद्र थोड़ा खिसक आया और कपड़ों में बंधी किताबों की गांठ को विनोदिनी के पैरों के पास रख दिया। उसी गंभीर भाव से सिलाई करती विनोदिनी बोली, भाई साहब, तुम यहाँ नहीं रहोगे। अपने उठते हुए आग्रह पर चोट पाकर महेंद्र व्याकुल हो उठा। गदगद स्वर में बोला, क्यों? तुम मुझे दूर क्यों रखना चाहती हो? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के यही पुरस्कार है? विनोदिनी, अपने लिए मैं तुम्हें सब कुछ ना छोड़ने दूंगी। अब तुम्हारे हाथ की बात नहीं, महेंद्र ने कहा। सारी दुनिया मेरी चारों तरफ से खिसक पड़ी है, बस तुम एक हो। तुम विनोद। कहते कहते विहल होकर महेंद्र लौट पड़ा और विनोदिनी के पैरों को पकड़कर उन्हें बार बार चूमने लगा। पांव छुड़ाकर विनोदिनी उठ खड़ी हुई, बोली, याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी? हाँ याद है, शपथ ली थी कि तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं कभी कोई ऐतराज ना करूँगा, उस शपथ को रखूँगा। बताओ मुझे क्या करना है? तुम अपने घर जाओगे। एक मैं ही क्या तुम्हारी अनिच्छा की वस्तु हूँ विनोद? अगर यही बात है तो तुम मुझे खींच क्यों लाई? जो तुम्हारे भोग की चीज ना थी उसके शिकार की क्या जरूरत पड़ी थी? सच सच बताओ, मैंने स्वेच्छा से तुम्हें पकड़ लिया या तुमने जानकर मुझे पकड़ा? मुझसे तुम इस तरह खिलवाड़ करोगी और यह भी मुझे सहना पड़ेगा? फिर भी अपनी शपथ मैं रखूंगा। जिस घर को मैं लात मार आया अब वहीं जाकर रहूंगा। विनोदिनी जमीन पर बैठी फिर से सिलाई में जुट गई। कुछ देर तक उसके मुंह की ओर एकटक देखकर महेंद्र बोल उठा, बेरहम, निर्दयी हो तुम विनोद। मैं बड़ा ही अभागा हूँ। मैंने तुम्हें प्यार किया। विनोदिनी से सिलाई में कोई गलती होगी।
रोशनी के पास बड़ी मेहनत से वह धागे खोजने लगी। महेंद्र के जी में आ रहा था विनोदिनी के संग दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर पीस डाले। उसकी इस मौन निर्दयता और अडिग उपेक्षा को धक्का देकर बाहुबल से शिकस्त देने को जी चाह रहा था। महेंद्र बाहर निकला और फिर लौट आया। बोला, मैं ना रहूँगा तो यह तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? अरे उसकी तुम फिक्र ना करो, बुआ ने उस छमिया नौकरानी को जवाब दे दिया है, आज से वह यहीं रहेगी। अंदर से घर बंद करके हम दोनों मजे में यहाँ रह लेंगी। भीतर भीतर उस पर जितना ही गुस्सा आने लगा, विनोदिनी के लिए उसका उतना ही जबरदस्त खिंचाव होने लगा। उस टस से मस ना होने वाली मूरत को वज्र की ताकत से छाती से चिपकाकर चूर चूर कर देने की इच्छा होने लगी। अपनी उस प्रबल इच्छा के हाथों से छुटकारा पाने के लिए महेंद्र दौड़कर कमरे से बाहर चला गया। रास्ते से जाते हुए महेंद्र प्रतिज्ञा करने लगा, उपेक्षा के बदले में वह विनोदिनी की उपेक्षा ही करेगा। संसार में महेंद्र के सिवाय अब विनोदिनी का और कोई सहारा नहीं। ऐसी हालत में भी इस निडरता और अडिगता से उसे ठुकराना, किसी मर्द के नसीब में ऐसा भी अपमान कभी हुआ है? महेंद्र का गर्व चूर चूर होकर भी मटिया मेट न हुआ, पीड़ित और दलित रहा। वह सोचने लगा, ऐसा नाचीज हूँ मैं, मेरे लिए ऐसी स्पर्धा उसके मन में कैसे आई? मेरे सिवाय इस समय उसका और है कौन? सोचते सोचते अचानक याद आया, बिहारी। सहसा उसके कलेजे का रक्त प्रवाह थम गया। बिहारी को ही उसने अपना भरोसा माना है। मैं तो उपलक्ष्य मात्र हूँ, उसकी सीढ़ी हूँ, पैर रखने की, कदम कदम पर ठोकर मारने की जगह। इसी साहस पर मेरी ऐसी अवज्ञा। महेंद्र को शंका हुई कि विनोदिनी से बिहारी की चिट्ठी पत्री चलती होगी और इससे से उसे भरोसा मिला होगा, सोचा, और उसी दम वह बिहारी के घर की ओर चल पड़ा। जब उसके घर पहुंचा तो रात नहीं के बराबर ही बाकी रह गई थी। बड़ी मुश्किल से दरवाजा पीटते पीटते बैरे ने दरवाजा खोलकर बताया, बाबूजी घर पर नहीं है। महेंद्र चौंक उठा, सोचा, मैं इधर नासमझ की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ और इस मौके का फायदा उठाकर बिहारी विनोदिनी के पास गया है, इसलिए उसने इस बेरहमी से मेरा अपमान किया और मैं भी मार खाकर भगाए गए गधे की तरह भाग आया। महेंद्र ने उसी जाने पहचाने पुराने बैरे से पूछा, भज्जो, तुम्हारे मालिक किस वक्त घर से निकले हैं? भज्जो ने कहा, जी 4-5 दिन हो गए, पछा की ओर घूमने गए हैं। महेंद्र के मानो जान में जान आई। जी में आया, अब आराम से थोड़ी देर सो लूं, तमाम रात भटकते रहने की अब हिम्मत नहीं। वह ऊपर गया और बिहारी के कमरे में सोफे पर सो गया। जिस रात महेंद्र ने बिहारी के घर जाकर उधम मचाया, उसके दूसरे ही दिन बिना कुछ तय किए बिहारी ने जाने कहाँ चला गया। उसने सोचा, यहाँ रहने से जाने कब अपने दोस्त से ऐसा घिनौना संघर्ष हो जाए कि जन्म भर पछताना पड़े। दूसरे दिन महेंद्र जागा तो 11 बज चुके थे। उठते ही उसकी निगाह सामने की तिपाई पर पड़ी। देखा, बिहारी का एक पत्र पड़ा था। ठिकाने के हरफ विनोदिनी के थे। लिफाफा पत्थर के पेपर वेट से दबा था। महेंद्र ने झपट कर उसे उठा लिया। लिफाफा खोला नहीं गया था, प्रवासी बिहारी के इंतजार में बंद पड़ा था। कांपते हाथों से महेंद्र ने उसे फाड़ डाला और पढ़ने लगा। यह चिट्ठी विनोदिनी ने अपने गांव से बिहारी को भेजी थी, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला। चिट्ठी का एक एक अक्षर महेंद्र को काटने लगा। छुटपन से सदा ही बिहारी महेंद्र की ही ओट में पड़ा था। प्रेम स्नेह के नाते महेंद्र देवता के गले की उतरी माला ही उसे नसीब हुआ करती। आज महेंद्र स्वयं प्रार्थी था और बिहारी विमुख। फिर भी विनोदिनी ने महेंद्र को ठुकराकर बिहारी को अपनाया। विनोदिनी की चिट्ठियां महेंद्र को भी 2-4 मिली थी, मगर इसके मुकाबले में वे निरी नकली, नासमझ को फुसलाने का बहाना। अपना नया ठिकाना बताने के लिए महेंद्र को गांव के डाक खाने से भेजने की व्याकुलता महेंद्र को याद आई। अब उसका कारण उसकी समझ में आया। विनोदिनी बिहारी के पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जैसा कि पहले तय किया करता था। मालिक की गैर हाजिरी में भज्जो ने महेंद्र को बाजार से लाकर चाय नाश्ता दिया। नहाना तो महेंद्र भूल गया। तभी जैसे रेत पर राही जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलता है, उसी तरह विनोदिनी की जलाने वाली चिट्ठी पर वह तेजी से नजर दौड़ाने लगा। वह प्रतिज्ञा करने लगा कि विनोदिनी से अब हरगिज भेंट ना करूंगा। फिर मन में आया, और 2-1 दिन में जब उसे बिहारी का जवाब ना मिलेगा तो वह बिहारी के यहाँ आएगी और तब सारा हाल जानकर उसे तसल्ली होगी। यह संभावना महेंद्र के लिए असहनीय हो गई। आखिर उस पत्र को अपनी जेब में डालकर वह पटलडांगा पहुंचा। महेंद्र की यह गत देखकर विनोदिनी को दया आ गई। वह समझ गई, हो ना हो तमाम रात वह रास्ते के ही चक्कर काटता रह गया। पूछा, रात घर नहीं गए? नहीं। विनोदिनी ने परेशान होकर पूछा,
अभी तक खाया पिया है भी कि नहीं, कहकर सेवापरायण विनोदिनी ने उसके खाने का इंतजाम करना चाहा। महेंद्र बोला, रहने दो, मैं खा चुका। कहाँ खाया? बिहारी के घर। पल भर के लिए विनोदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। जरा देर चुप रहकर उसने अपने को संभाला और पूछा, बिहारी बाबू कुशल तो हैं? हाँ, कुशल से हैं। वह तो पचाह चला गया। महेंद्र ने कुछ इस लहजे में कहा मानो बिहारी आज ही गया है। विनोदिनी का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। फिर अपने को संभाल कर बोली, ऐसा डावाडोल आदमी तो मैंने नहीं देखा। उन्हें हम लोगों का सारा हाल मालूम पड़ गया। खूब नाराज हो गए क्या? महेंद्र, नाराज ना हुआ होता तो इस शिद्दत की गर्मी में भी भला कोई आदमी पचाहा जाता है क्या? मेरे बारे में कुछ कहा? कहने को क्या है? यह उसकी चिट्ठी लो। चिट्ठी उसके हाथ में देकर महेंद्र तीखी नज़र से उसके मुंह के भाव पर गौर करने लगा। विनोदिनी ने झट से चिट्ठी लेकर देखी। खुली थी। लिफाफे पर उसी के हरफ में बिहारी का नाम लिखा। अंदर से चिट्ठी निकाली और वह पढ़ने लगी। उलट कर देखा, बिहारी का जवाब तो कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर चुप रहकर विनोदिनी ने पूछा, यह चिट्ठी तुमने पढ़ी? महेंद्र बोला, नहीं। विनोदिनी ने चिट्ठी फाड़ डाली और उसके टुकड़े टुकड़े कर खिड़की के बाहर फेंक दिए। महेंद्र बोला, अब मैं घर जा रहा हूँ। विनोदिनी ने कोई जवाब ना दिया। महेंद्र, तुमने जैसा चाहा है मैं वैसा ही करूँगा। 7 दिन मैं वहीं रहूँगा। कॉलेज आते समय रोज़ नौकरानी की मार्फत यहाँ का सारा प्रबंध कर जाया करूँगा। तुमसे भेंट करके तुम्हें अजीज ना करूँगा। विनोदिनी महेंद्र की कोई बात भी सुन ना पाई। कौन जाने, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। खुली खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को ताकती रही। अपनी चीज़ें उठाकर महेंद्र वहाँ से निकल पड़ा। सूने कमरे में विनोदिनी बड़ी देर तक काठ की मारी सी बैठी रही और अंत में मानो जी जान से अपने को सजग करने के लिए छाती का कपड़ा फाड़कर अपने पर बेरहमी से चोट करने लगी। आवाज़ पाकर नौकरानी दौड़ी आई। बोली, आप क्या कर रही हैं दीदी? तू चली जा यहाँ से। टपटकर विनोदिनी ने छमिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जोरों से किवाड़ बंद करके दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर जमीन पर लौट गई। तीर खाए जानवर जैसे रोने लगी। अपने को इस तरह विषक्त और शांत बनाकर विनोदिनी रात भर खिड़की के पास नीचे पड़ी रही। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कमरे में आई, विनोदिनी को अचानक ऐसा लगा बिहारी गया नहीं होगा। कहीं उसे चकमा देने के लिए महेंद्र ने यूं ही झूठ कह दिया हो। उसने छमिया को बुलाकर कहा, छमो, तू फौरन जरा बिहारी भाई साहब के यहाँ जा और उन लोगों का हालचाल पूछ। छमिया कोई घंटे भर बाद लौटकर बोली, उनके घर के खिड़की दरवाजे बंद हैं। दरवाजा पीटने पर अंदर से बैरा निकला। वे घर पर नहीं है, घूमने के लिए पछा गए हैं। विनोदिनी के संदेह का अब कोई कारण ही ना रह गया था। महेंद्र रात में ही उठकर चला गया। यह सुनकर राजलक्ष्मी बहू पर बहुत नाराज है। उन्होंने समझा बहू की लानत मलामत से ही चला गया। उन्होंने आशा से पूछा, महेंद्र रात को चला क्यों गया? आशा ने सिर झुकाकर कहा, मालूम नहीं माँ। राजलक्ष्मी को लगा यह भी रूठने की बात है। अजीजी से कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि किसे मालूम हुआ? कुछ कहा था उसने? नहीं। राजलक्ष्मी को यकीन न आया। ऐसा भी हो सकता है? फिर पूछा, कल वह गया कब? आशा बोली, नहीं जानती। राजलक्ष्मी ने जोर देकर यह भी कह दिया कि आशा के आचरण और स्वभाव की वजह से महेंद्र घर से निकल गया। सिर झुकाकर यह फटकार झेलती हुई आशा अपने कमरे में जाकर रोने लगी और अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों कभी मेरे स्वामी ने मुझे प्यार किया था और यह भी नहीं जानती कि उसका वह प्यार फिर से कैसे पा सकूंगी। जो प्यार करता है उसे खुश करना चाहिए, हृदय आप ही यह बता देता है, लेकिन जो प्यार नहीं करता उसके हृदय को कैसे पाया जा सकता है? आशा यह क्या जाने, जो आदमी किसी और को प्यार करता है उससे सुहाग पाने जैसी शर्मनाक कोशिश वह कैसे करे। शाम को परिवार के ज्योतिषी जी और उनकी बहन आई। बेटे की गृह शांति के लिए राजलक्ष्मी ने उन्हें बुलवाया था। बहू की जन्म कुंडली और हाथ देखने का राजलक्ष्मी ने उनसे अनुरोध किया और इसके लिए आशा को वहां बुलवाया गया। दूसरों के आगे अपनी बदनसीबी की चर्चा के संकोच से कुंठित होकर आशा किस तरह से अपना हाथ निकाल कर बैठी थी कि इतने में अपने कमरे के पास वाले अंधेरे बरामदे में राजलक्ष्मी को जूतों की हल्की आहट सुनाई दी। कोई जैसे दबे पांव जा रहा है। राजलक्ष्मी ने पूछा, कौन? पहले तो कोई जवाब ना मिला। फिर आवाज दी, कौन है? इस पर महेंद्र चुपचाप कमरे में आ गया। आशा खैर खुश तो क्या होती, महेंद्र की लज्जा देखकर लज्जा से उसका हृदय भर गया। अब महेंद्र को अपने घर में ही चोरों की तरह आना पड़ेगा। ज्योतिषी जी और उनकी बहन के रहने से उसे और भी शर्म आई। दुनिया भर के सामने अपने स्वामी के लिए लाज ही आशा के दुख से बड़ी हो उठी।
और अब राजलक्ष्मी ने धीमे से कहा, बहू पार्वती से कह दो महेंद्र का खाना लगा दे। तो आशा बोली, ना, मैं ही ले आती हूँ। घर की दास दासियों से भी वह महेंद्र को ढके रखना चाहती थी। इधर ज्योतिषी जी और उनकी बहन को देखकर महेंद्र मन ही मन बड़ा नाराज हुआ। उसकी माँ और स्त्री जंतर मंतर से उसे वश में लाने के लिए इन अशिक्षित मूर्खों के साथ बेहयाई से साजिश कर रही हैं। यह महेंद्र को सहन नहीं हुआ। इस पर जब ज्योतिषी जी की बहन से ने जरूरत से ज्यादा शहद सने स्वर में पूछा, कुशल तो है बेटे, तो उससे वह बैठा ना गया। उनके कुशल प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वह बोला, माँ मैं जरा ऊपर चलता हूँ। माँ ने समझा महेंद्र शायद एकांत में बहू से बात करना चाहता है। बेहद खुश होकर खुद रसोई में गई। जाकर आशा से कहा, जाओ जल्दी से ऊपर जाओ, महेंद्र को शायद कुछ काम है। आशा धड़कते हृदय और सकुचाते कदमों से ऊपर गई। सास के कहने से उसने यह समझा कि महेंद्र ने शायद उसे बुलाया है, लेकिन अचानक ही उससे कमरे में जाते ना बना। वह पहले अंधेरे दरवाजे की आड़ से महेंद्र को देखने लगी। महेंद्र बड़े ही सूने मन से फर्श के बिस्तर पर तकिए के सहारे लेटा लेटा छत के शहतीर गिन रहा था। वहीं महेंद्र था, सारा कुछ वही, मगर अब कितना परिवर्तन। आशा अंधेरे में खड़ी खड़ी जितना ही महेंद्र को देखने लगी, उतना ही उसके मन में होने लगा कि महेंद्र अभी अभी उसी विनोदिनी के यहाँ से आया है। उसके अंगों में उसी विनोदिनी का स्पर्श है, आंखों में उसी की मूरत, कानों में उसी की विनोदिनी की आवाज, मन में उसी विनोदिनी की वासना। आशा इस महेंद्र को अपनी पवित्र भक्ति कैसे दे, कैसे एक मन से कहे कि आओ मेरे हृदय में विराजो। विनोदिनी का महेंद्र मानो आशा के लिए पराया पुरुष हो। इतने में छत के लोहे लक्कड़ से महेंद्र की अनमनी नजर सामने की दीवार की तरफ उतरी। उसकी नजर का अनुसरण करते हुए आशा ने देखा, दीवार पर महेंद्र की तस्वीर के पास ही आशा का एक फोटो लटक रहा है। उसके जी में आया उसे दामन से ढक दे। अभ्यासवश क्यों वह आज तक उसकी नजर में न आया, क्यों ना अब तक उसे उतार फेंका। यही सोचकर वह अपने आप को धिक्कारने लगी। उसे लगा महेंद्र मनी मन हंस रहा हो। अंत में आजीज आए महेंद्र की नज़र दीवार से नीचे उतर आई। अपनी मूर्खता मिटाने के लिए आशा आजकल सांझ को काम काज और सास की सेवा में से फुर्सत पाते ही काफ़ी रात तक लिखा पढ़ी करती थी। उसके पढ़ने लिखने की कॉपी किताब कमरे में एक तरफ रखी हुई थी। महेंद्र ने उनमें से एक कॉपी उठाकर देखने लगा। आशा की ख्वाहिश होने लगी कि चीख कर उसे छीन लाए। अपने कच्चे हरफ पर महेंद्र की व्यंग दृष्टि की कल्पना करके वह एक पल भर भी खड़ी न रह सकी। तेजी से नीचे उतर गई। हाथ छिपाने की भी चेष्टा न रही। महेंद्र का खाना तैयार था। राजलक्ष्मी सोच रही थी महेंद्र बहू से हंसी दिल्लगी कर रहा होगा, लिहाजा भोजन ले जाकर बीच में ही रुकावट डालने का जी नहीं चाह रहा था। आशा को उतरते देख खाने की जगह पर थाली रखकर उन्होंने महेंद्र को खबर दी। महेंद्र खाने जाने को उठा ही था कि आशा दौड़कर कमरे में गई और दीवार से अपनी तस्वीर उतारकर छत की दीवार के बाहर फेंक दी और अपनी कॉपी किताबें उठा लाई। खा पीकर महेंद्र कमरे में आ बैठा। राजलक्ष्मी ने लेकिन बहू को आसपास कहीं नहीं पाया। अंत में रसोई में जाकर देखा आशा उनके लिए दूध उबाल रही थी। कोई ज़रूरत ना थी इसकी, क्योंकि जो नौकरानी रोज दूध उबाला करती थी वह तो पास ही थी। आशा के इस निरर्थक उत्साह पर ऐतराज कर रही थी। पानी डालकर जितना दूध वह रोज गायब करती थी, आज वह हाथ से जाता रहा। इससे वह अकुला रही थी। राजलक्ष्मी बोली, अरे यहाँ क्यों आई बहू, ऊपर जाओ। आशा ने ऊपर जाकर सास के कमरे में पनाह ली। बहू के इस व्यवहार से राजलक्ष्मी नाराज हुई। सोचा उस मायाविनी के फंदे से निकलकर महेंद्र घड़ी भर के लिए घर आया तो यह नाराज होकर रूठ कर बहू फिर उसे घर से निकलने को तैयार न कर दे। और विनोदिनी के फंदे में जाकर महेंद्र पड़ा, वह भी आशा के ही चलते। मर्द तो गलत राह पर चलने के लिए पाँव बढ़ा ही रहता है, किंतु औरत का तो कर्तव्य है कि छल भल कौशल से उसे सही रास्ता दिखाए। राजलक्ष्मी ने फटकार बताई, यह तुम्हारा क्या रवैया है बहू? खुशकिस्मती से स्वामी कहीं घर आए हैं तो मुंह लटकाए इस तरह कोने में छुपी क्यों फिर रही हो? खुद को कसूरवार समझकर अंकुश खाए किसी तरह आशा ऊपर गई और मन को आगा पीछा करने का जरा भी मौका न देकर वह एक सांस में कमरे के अंदर चली गई। 10 बज चुके थे। उस समय महेंद्र बिस्तर के पास खड़ा बेमतलब बड़ी देर से चिंतित सा मच्छरदानी झाड़ रहा था। उसके मन में विनोदिनी के लिए एक तीखा अभियान हो गया था। वह मन में सोच रहा था कि विनोदिनी ने आखिर मुझे ऐसा क्या खरीदा हुआ गुलाम समझ रखा है कि मुझे आशा के पास भेजते हुए उसके मन में जरा भी आशंका न हुई। कहीं मैं आज से आशा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूं तो वह किसके सहारे, किस दुनिया में खड़ी होगी? उसने सोचा वह विनोदिनी से अपनी उपेक्षा का जरूर बदला लेगा। आशा ने
जैसे ही कमरे में कदम रखा, महेंद्र का अनमना होकर मच्छरदानी झाड़ना बंद हो गया। एक समस्या हुई कि वह आशा से बोलचाल कैसे शुरू करे। बनावटी हंसी हंसकर अचानक जो बात उसकी जबान पर आ गई, महेंद्र वही बोला, मैं देख रहा हूँ तुमने भी मेरी तरह पढ़ने में जी लगाया। यहाँ कॉपी किताब पढ़ी देखी थी, कहाँ गई? बात बेसिर पैर की लगी। इतना ही नहीं, आशा को चोट भी लगी। आशा शिक्षित होने की चेष्टा कर रही है, वह बड़ी ही गोपन बात थी उसकी। और उसका वह संकल्प अगर किसी के हंसी मजाक के अभ्यास से भी गोपन रहने का विषय था तो वह खास तौर से महेंद्र से। और उसी महेंद्र ने जब बोलचाल की आरंभ ही उसी बात से की तो उसे बहुत ही पीड़ा हुई, परंतु वह कुछ बोली नहीं। मुंह से बात निकलते ही महेंद्र ने समझ लिया कि बात संगत और समय के अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में उपयुक्त बात क्या हो सकती है वह सोच न सका। बीच में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, उसके बाद पहले की तरह कोई सहज बात जचती ही नहीं। महेंद्र ने सोचा, मसहरी के अंदर दाखिल हो जाऊं तो वहाँ के एकांत से बात करना शायद सहज हो। यह सोचकर अपनी धोती के छोर से वह फिर मसहरी झाड़ने लगा। नया अभिनेता रंगमंच पर जाने से पहले जैसे अपना पाठ मन ही मन दोहराया करता है, महेंद्र वैसे ही मसहरी के सामने खड़ा खड़ा अपने वक्तव्य और कर्तव्य की सोचता रहा। इतने में हल्की सी आहट हुई। महेंद्र ने मुड़कर देखा, किंतु आशा वहाँ ना थी।